अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मीडिया ट्रायल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजहार हमीद मेमन। ख़वातीन व हज़रात, आज 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ 4 रुकनी पैनल मौजूद हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन साहब लंबी तरीन परवाज़ लेकर लंदन जा चुके हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे जनाब एजाज हुसैन बुलदी साहब से। वफाकी हुकूमत अपना बजट दे चुकी है, क्या ये अवामी बजट होगा या ये बजट भी होगा एक हुक्मरानों की मिली भगत? इस पर बात करेंगे इकोनॉमिस्ट साहिल निसार से। और पिछले दिनों 2 ट्रेंड्स सोशल मीडिया ट्विटर पर चले हैं। एक था फोर्स्ड कन्वर्जेंस के हवाले से, उस पर राय लेंगे रवि रजवानी से, और दूसरा ट्रेंड था स्टूडेंट्स को कोरोना के दौरान दरपेश मसाइल के हवाले से, उस पर बात करेंगे जनाब अता काकड़ से। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा एजाज हुसैन बुलदी साहब के पास। एजाज साहब, चीनी का बहरान है और तरीन साहब की है लंबी उड़ान। इसमें आप शुगर कमीशन के मुस्तकबिल को किस जाविये से देखते हैं, और तहरीक इंसाफ जो नवाज शरीफ के बाहर जाने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाती थी, अब तरीन साहब के बाहर जाने पर खामोश है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें इज़हार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीनी हमारे मुल्क का एक वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड आइटम्स है, और इसके साथ साथ ही काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहता है हमारे लिए। अगर थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊं तो 1960s में इवन अयूब खान के रेजिग्नेशन का वन ऑफ द रीजंस जो था वो राइज इन शुगर प्राइसेस था। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि तहरीक इंसाफ इस मसले को किस तरह से हल कर रहा है, तो हमें काफ़ी इस चीज़ में गैप्स नज़र आते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती, और जो इनका हमेशा से एक नारा रहा है अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करने वाला, वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नज़र नहीं आती। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद जिन जिन के नाम आए, जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब हो गए, चौधरी बरादरान हो गए। देखें आप, कोई लंदन जा रहा है, कोई अभी तक उनके काबीना में बैठा हुआ है, तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड का हामी है, या ये महज एक नारा ही था। ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को प्रूव करने का, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी तक कोई ऐसी खास डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही जिसमें हम ये कह सकें कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। अब मैं जाऊंगा साहिल निसार साहब की जानिब। साहिल साहब, जो आम लोग हैं, आम जो गरीब लोग हैं, उन्हें बजट की टेक्निकलिटीज से कोई गर्ज नहीं। उन्हें अगर किसी चीज़ से गर्ज है तो वो है रोज़गार से और महंगाई से। तो बताइए कि क्या इस बजट में आवाम के लिए रोज़गार और महंगाई के हवाले से कोई रिलीफ है? थैंक यू इज़हार, ये बहुत ही अहम सवाल किया आपने। इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये एक बहुत ही मुश्किल बजट था हुकूमत के लिए। हुकूमत को IMF की शराइश के ऊपर पूरा उतरना था, हुकूमत को कोरोना के सिलसिले में रिलीफ देना था, हुकूमत को इंडस्ट्री को रिलीफ देना था, और फिर हुकूमत को एक आम आदमी को रिलीफ देना था। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स थे जिनको सेटिस्फाई करना था। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो महंगाई की जो शरह रखी गई है अगले माली साल के लिए वो 6.5% के ऊपर है। और यकीनन देखा जाए तो क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन डिपेंड करता है जनरली इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं तेल की, तो यकीनन वो एक डाउन साइड पे हैं, तो उसके सिलसिले में हमें एक रिलीफ नज़र आ सकता है। हमने पेट्रोल की प्राइसेस भी देखी, काफ़ी नीचे नज़र आई, तो इन्फ्लेशन के सिलसिले में डेफिनेटली लोगों को रिलीफ नज़र आएगा। जहाँ तक जॉब का ताल्लुक है, रोज़गार का ताल्लुक है, तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो है मेनली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए इंसेंटिव्स तैयार किए हैं, उनको एक रिलीफ देने का सोचा है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हाउसिंग स्कीम और कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किए हैं। हाउसिंग सेक्टर के लिए उन्होंने 30 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, जिसके थ्रू कंस्ट्रक्शन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स नज़र आएंगे। बट ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात की जाए तो कोई इतना सिग्निफिकेंट रिलीफ एक आम आदमी के लिए नज़र नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। जो मैं आपकी गुफ्तगू का क्रक्स जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि सबरात बजट के अवाम तक मुंतकिल होने चाहिए, लेकिन शायद खातिर का सबरात मुंतकिल ना हो पाए। अब मैं जाना चाहूँगा रवि के पास। रवि, जो ये फोर्स्ड कन्वर्जेंस का एक ट्रेंड और ये जो चला है सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से आप क्या राय देना चाहेंगे? आपकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश है आपकी? हम खुद को पाकिस्तान का शहरी मानते हैं, लेकिन हम माइनॉरिटी के साथ जबरन मज़हब तब्दीली का बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारी छोटी बहन बेटियों
को अगवा करके ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा दिया जाता है, जिनकी तादाद सैकड़ों में हो चुकी है। हम इस मामले पे सरपा एहतजाज हैं और हम चाहेंगे हमारे मुसलमान भाई भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, तो जैसे जबरन मज़हब तब्दीली को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। लेकिन मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ, क्योंकि मेरे हल्का अहबाब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब तब्दील करके दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और बड़ी खुशी से वो हुए। लेकिन जहाँ तक आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं छोटी बच्चियों के हवाले से और जबरी मज़हब की तब्दील के हवाले से, तो उस पर बिल्कुल आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिल्कुल बजा और जायज़ हैं। अब मैं जाना चाहूँगा अता काकड़ के पास। अता, ये जो दूसरा ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला है, स्टूडेंट्स को काफ़ी मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके हवाले से, जो फीसेस जो इदारे मांग रहे हैं उसके हवाले से, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? प्लीज़ हमें थोड़ा आगाह कीजिए इस हवाले से। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे नेट की फैसिलिटी ही नहीं है। सो ऑनलाइन एजुकेशन जो दिया जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज नॉट दैट मच प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल टू द students of those areas which don't have that internet facilities. So I think there must be an alternative for this. Secondly, क्योंकि schools, colleges and universities सारे बंद हैं, लेकिन फीस पूरी लिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए हैं, लोगों में गुर्बत बढ़ गया है, and there are several students who can't pay the full fee of that institutions. So I request and हमारी यही गुजारिश है हायर एजुकेशन से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से कि फीसिस में कुछ कमी की जाए। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं छोटा सा आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि खुदा कोरोना को सीरियस लें। ये बहुत ही मोहल्लक वबा है। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें, घरों में रहें।